नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का। वार से इंडिया क्या लेसन्स सीख सकता है। पहले भी इस प्रकार का आर्टिकल डिस्कस किया था, 2-3 नए पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हम करेंगे। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जो हर ट्यूसडे को आता है, सी राजा मोहन का, वो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यून का, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित। और सबसे लास्ट में हिंदू का ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित। कोर्ट आर्टिकल में ही आज काफ़ी मिलेंगे, 2-3 अच्छे, तो उस समय हम कोर्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। अभी डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यूक्रेन रशिया वार से इंडिया को क्या लेसन्स लर्न करने की आवश्यकता है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरू में तो देखो 2 कोट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप ऐसे या फिर एथिक्स में कर सकते हो। माओ ने एक बार कहा था, देयर इज नो फाइनर टीचर ऑफ वार देन वार। मतलब वार के बारे में जानने के लिए वार से ज़्यादा अच्छा कोई टीचर है नहीं। इसी प्रकार से ग्रीक हिस्टोरियन थुसिडाइड्स ने 5th सेंचुरी बीसी में ये कहा था। देखो, पावर की अगर बात करें ना, जो पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, वो करता है जो वो कर सकता है। जैसे रशिया अभी इस केस में ताकतवर है, जो वो कर सकता है वो कर रहा है। और जो कमज़ोर होता है ना, वो सफ़र करता है, जो कि यूक्रेन अभी कर रहा है। ये बात बोली गई थी थुसिडाइड्स के द्वारा। यहाँ पर देखो, अक्सर थुसिडाइड्स का कोट शेयर किया जाता है, जो ताकतवर होता है वो करते हैं जो उन्हें करना है, और जो कमज़ोर होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि उन्हें एक्सेप्ट करना है। अगर देखो इन कोट्स की मैक्रो लेवल पे यानी बड़े लेवल पर अगर डिडक्शंस निकाले ना, पहली चीज़, नेशन के जो इंटरेस्ट है ना, वो नेशन को खुद ही प्रोटेक्ट करने होते हैं। देख लीजिए आप, नाटो ने यूक्रेन के पक्ष में कितना कुछ बोला, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएसए ने, नाटो के मेंबर्स ने यूक्रेन के पक्ष में बहुत कुछ बोला। लेकिन आप बताइए, बोलने से होता क्या है। चलो मान लिया थोड़े बहुत हथियार भी दे दिए, क्या यूएसए ने या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी सेना भेजी यूक्रेन में? नहीं भेजी। तो ये चीज़ इंडिया को समझ लेनी चाहिए। अगर कल को हमें हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं ना, कोई नहीं आएगा इंडिया की मदद करने के लिए। ऊपर से थोड़ी बहुत मदद बेशक कोई देश कर दे, लेकिन हमें खुद ही लड़ाई लड़नी होगी अपनी। इस बात से देखो, ना सिर्फ इंडिया चिंतित है बल्कि यूएसए के बाकी जो अलाइ कंट्रीज हैं ना, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये भी चिंतित हैं कि कल को अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देता है, क्या वास्तव में यूएस अपनी सेना भेजेगा या फिर नहीं। इंडिया का पास्ट एक्सपीरियंस आप देख लीजिए। 1962 में इंडिया चाइना युद्ध हुआ। उस समय यूएसएसआर ने इंडिया का साथ नहीं दिया, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि यूएसएसआर ने उस समय चाइना का साथ दिया। हालांकि लेट 1960s में तो चाइना और यूएसएसआर के रिश्ते खराब हो गए थे। उस समय इंडिया ने वेस्ट से भी मदद मांगी थी, तो अमेरिकन ने मोरल और लॉजिस्टिक सपोर्ट तो प्रोवाइड की, लेकिन इंडिया ने जो रिक्वेस्ट की थी ना, मिलिट्री हेल्प कीजिए, मिलिट्री हेल्प देने से वेस्ट ने सीधा सीधा इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1962 से लेकर 1965 के बीच में हमारे देश ने ना बहुत हथियार परचेज किए, डिफेंस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 65 का वार हम जीत के बाद में 65 से लेकर 71 के बीच में भी डिफेंस पर खर्चा जारी रहा, जिसकी बदौलत 71 का वार भी हम जीते। उसके बाद 74 में हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और 1998 में हमने सफल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। देखो, कोल्ड वार के बाद ना, वैसे तो पहले तो हमारी ना डिफेंस के मामले में डिपेंडेंसी टोटली यूएसएसआर के ऊपर हुआ करती थी, लेकिन कोल्ड वार के समाप्त होने के बाद हमने हमारी डिफेंस नीड्स को डाइवर्सिफाई किया है। अब हम सिर्फ रशिया से हथियार परचेज नहीं करते, दूसरे देश से जैसे इजराइल, फ्रांस, यूएसए, उन देशों से भी हम हथियार परचेज करते हैं। नरेटिव अभी ये बिल्ड किया जा रहा है, चूंकि रशिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है डिफेंस नीड्स के लिए, इसी वजह से हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट नहीं किए। ये सारे हथियार या फिर दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो अभी हम फिलहाल रशिया से परचेज कर रहे हैं, जैसे मिग, एंटोनोव्स, सुखोई, S-400, T-90 टैंक्स, ग्रेड
रॉकेट लॉन्चर्स, किलो क्लास सबमरीन्स। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं अगर हमारी रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, तो वेस्ट के ऊपर भी अभी हमारी डिपेंडेंसी है। वेस्ट से हम क्या क्या परचेज कर रहे हैं? अमेरिकन C-17, C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, इंडियन नेवी बोइंग P-8I लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट परचेज कर रही है यूएसए से। इसके अलावा MH-60 हेलीकॉप्टर्स, एंटी सबमरीन वारफेयर एंड सी गार्डियन ड्रोन्स सी में रेकी करने के लिए। तो ये सारा कुछ हम यूएसए से परचेज कर रहे हैं, ये सारा हम रशिया से परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस और इजराइल से भी हम परचेज कर रहे हैं। जैसे राफेल, आपको पता है, राफेल और मिराज फाइटर्स फ्रांस से, जगुआर्स ब्रिटेन से, ड्रोन इजराइल से, इवन बेसिक जो इन्फेंट्री राइफल है ना, वो भी हम परचेज कर रहे हैं इन देशों से। लिस्ट देखो बहुत लंबी है, खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन दुखद बात यह है हम आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद भी अपनी वाइटल नीड्स के लिए, डिफेंस की नीड तो देखो वाइटल नीड है ना, वाइटल मतलब एब्सोल्यूट नेसेसरी, इन चीज़ों के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। तो लेसन देखो क्लियर है, अगर हमें हमारी सुरक्षा करनी है, अगर इंडिया को अपनी सुरक्षा करनी है, तो दूसरे देशों पर नहीं डिपेंड हुआ जा सकता अपनी सुरक्षा करने के लिए। सोच के देखिए, हमारा चाइना के साथ युद्ध हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में जैसे यूक्रेन अभी हथियार मांग रहा है नाटो से, हम भी हथियार मांग रहे होंगे यूएसए से, इजराइल से, फ्रांस से। क्या ऐसी सिचुएशन में इंडिया अपनी सुरक्षा कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसलिए डिफेंस के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है ना, इस पर सरकार को और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, खास करके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में। तो इस आर्टिकल में देखो इतना ही है। अब यहीं से अगला आर्टिकल कंटिन्यू कर लेते हैं, वो भी आईआर का जो है, सी राजा मोहन का। सी राजा मोहन इस आर्टिकल में ये बोलते हैं, देखो जो मेजर वार्स होते हैं ना, वो ना सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स को चेंज कर देते हैं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बदल देते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ, इसके बाद अलग से देश बना बांग्लादेश। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, पूरी तरह से चेंज हो गया इस 1971 के युद्ध के बाद। पाकिस्तान में नेशन को डेमोक्रेटाइज करने की मांग उठी। पहले पाकिस्तान आर्मी के द्वारा पूरी तरह से डोमिनेटेड था, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद मांग उठी कि पाकिस्तान को डेमोक्रेटाइज किया जाए। कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी रही पाकिस्तान में, लेकिन फिर से 1977 में जनरल जिया उल हक ने पावर को सीज कर लिया प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भट्टो से, और उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया 1979 में। जिया उल हक ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है वो तेज किया, ताकि इंडिया की जो सुपीरियरिटी थी ना, इंडिया पाकिस्तान से कई कदम आगे था कन्वेंशनल वारफेयर में, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कन्वेंशनल युद्ध में वो इंडिया से नहीं जीत सकता, तो इसलिए जिया उल हक जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ना, तो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की कोशिश स्टार्ट कर दी। तो पॉइंट आप समझ गए ना, जो मेजर वार्स होते हैं, जैसे और एग्जांपल लीजिए, नेपोलियन ने जो युद्ध लड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, इन सभी वार्स ने ना सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया, बल्कि जो देश जिन्होंने ये युद्ध लड़े उनके अंदर भी काफ़ी सारे बदलाव आए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फासिज्म हार गया इटली और जर्मनी में, जापान में, यूएसएसआर ये देश जीते, तो बड़ी पावर्स के रूप में इमर्ज हुए ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोपियन पावर्स डिक्लाइन कर गई, इस वजह से यूरोपियन पावर्स ने एशिया, अफ्रीका में काफ़ी सारे देशों को जो कॉलोनी बना रखा था ना, जैसे इंडिया को भी, तो ये सारे देश आज़ाद हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे युद्ध जो हैं वो चेंज करते हैं ना सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनल पॉलिटिक्स। अब बात करें थर्ड वर्ल्ड वार की, क्या थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है? देखो, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने ये सिग्नल दिया, इवन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी हमारे द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने ये सिग्नल इनडायरेक्टली दिया था, अपनी जो न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स है उनको अलर्ट पर रखकर। एक प्रकार से चेतावनी थी यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज को, आपने बीच में आने की कोशिश की तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। और बाइडन ने भी ये बोला, बाइडन ने स्टेटमेंट दी,
हम नाटो की एक एक टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे, बेशक इसके लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर ही क्यों नहीं स्टार्ट हो जाता है, हम उसके लिए तैयार हैं। बट देखो, इसके साथ साथ बाइडेन ने यह भी कहा यूएसए यूक्रेन में नहीं लड़ेगा रशिया के अगेंस्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यह कहा यूरोप युद्ध में नहीं है रशिया के साथ, यूक्रेन का युद्ध है रशिया के साथ, ना कि यूरोप का। बट देखो, यूक्रेन और रशिया युद्ध की सिचुएशन में जिस प्रकार से वेस्ट रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा है, रशिया तो यही सोच रहा है कि रशिया का युद्ध चल रहा है अभी अमेरिका और यूरोप के साथ। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो 5 ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं इस रशिया यूक्रेन के युद्ध के स्टार्ट होने के बाद। पहला ट्रेंड ये है, यूएस रशिया चाइना ट्रायंगल में एक नया डायनामिज्म देखने को मिल रहा है। वो डायनामिज्म क्या है, आप ये ट्रायंगल बनाइए, एक तरफ है यूएसए, यहां पर रशिया, यहां पे चाइना। देखो, कुछ समय पहले बाइडेन ने पुतिन के साथ मुलाकात की थी। यूएसए की सोच ये थी कि रशिया को चाइना से अलग किया जाए और चाइना को काउंटर किया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। बट पुतिन ने युद्ध स्टार्ट कर दिया एक प्रकार से इनडायरेक्टली यूरोप के अगेंस्ट, वेस्ट के अगेंस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में अब यूएसए कोशिश कर रहा है कि चाइना को कहा जाए कि आप प्रेशर डालिए रशिया के ऊपर ताकि वो युद्ध रोके यूक्रेन के अगेंस्ट। लेकिन देखो, चाइना ने भी ये स्टेटमेंट दे दी कि रशिया और हमारी जो रिलेशनशिप है ना, वो रॉक सॉलिड है, चट्टान की तरह मजबूत है। बट एक तरफ देखो, चाइना के सामने रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बट दूसरी तरफ चाइना की इंटरडिपेंडेंसी है यूएसए के साथ भी। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर यूरोप और यूएसए ने जिस प्रकार के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए हैं, उतने गंभीर सैंक्शंस अगर यूरोप और यूएसए चाइना के अगेंस्ट लगाता है, तो क्या उस सिचुएशन में भी चाइना यूएसए के प्रेशर तले नहीं आएगा और रशिया का ही साथ देगा? यह देखने वाली बात होगी कि रशिया के साथ दोस्ती निभाने के लिए चाइना किस हद तक जा सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि यूएसए अब डिक्लाइन हो रहा है, इवन यूरोपियन कंट्रीज भी, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो भी यूएसए की बात नहीं मानते। लेकिन इस युद्ध के स्टार्ट होने के बाद ना एक चीज साफ हो गई कि पूरा जो वेस्ट है ना, वो यूनाइट हो गया है यूएसए की लीडरशिप में। तो जो उनके बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे ना, उन डिफरेंसेस को दूर करने का काम किया इस युद्ध ने। तीसरा ट्रेंड, यूएसए बार बार ये बात बोलता था, नाटो जर्मनी का मेंबर है ना, यूएसए भी है, तो यूएसए बार बार जर्मनी पर आरोप लगाता था कि भैया तुम तो खर्च करते नहीं हो मिलिट्री पे, हम ही खर्च करते हैं, क्या सारी जिम्मेदारी हमारी है नाटो मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की? आप तो रशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हो। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद ना, जहां एक तरफ जर्मनी ने यह कहा कि हम $100 बिलियन खर्च करेंगे डिफेंस पर, बल्कि जर्मनी ने एक स्टैंड भी ले लिया रशिया के अगेंस्ट। वो जो पाइपलाइन थी नॉर्ड स्ट्रीम, वो पाइपलाइन को भी सस्पेंड कर दिया गया। पहले जर्मनी चाहता था वो पाइपलाइन जो है ऑपरेशनलाइज करना, लेकिन इस युद्ध ने जर्मनी का जो विजन है ना, वो क्लियर कर दिया है कि हां, हमें डिफेंस पर खर्चा करना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड ऑयल से संबंधित है। देखो, यूरोप ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। यूरोपियन यूनियन हर साल $110 बिलियन देते हैं रशिया को एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए। तो देखो, अब यूरोपियन यूनियन अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करेगा जाहिर तौर पर रशिया के ऊपर। तो यूएसए ने तो प्रयास भी स्टार्ट कर दिए हैं इसके लिए। रशिया से अगर यूरोपियन यूनियन एनर्जी नहीं इंपोर्ट कर सकेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी के जो दाम है, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल के, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए यूएसए ने वेनेजुला, सऊदी अरेबिया, ईरान, इन देशों से बात स्टार्ट कर दी है। देखो, वेनेजुला और ईरान, इन देशों की ना बनती नहीं है यूएसए के साथ खास। इन देशों के साथ भी यूएसए अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब यूएसए किसी भी देश को अनटचेबल नहीं मानता अगर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो। लास्ट ट्रेंड ये है, यूक्रेन रशिया के वार के स्टार्ट होने के बाद इवन एशिया में भी एक खलबली सी मच गई है। जहां टोक्यो ने पहले कोशिश की थी, जापान ने कोशिश की थी रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की, लेकिन जिस प्रकार से रशिया पूरी तरह से वेस्ट के अगेंस्ट गया है,
तो जापान को भी अब ये लगने लगा है फ्यूचर में अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो रशिया चाइना का ही साथ देगा, क्योंकि ये देश तो आपस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो जापान फिर से मतलब यूएसए का ही कोऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस करेगा। और इवन जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, उन्होंने तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी इन्हेंस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जापान होस्ट कर सकता है। इवन साउथ कोरिया भी, जो कि एक प्रमुख कंट्री है एशिया का, ये भी अब यूएसए के साथ अपने टाइज को और ज़्यादा मजबूत करना चाहेगा, क्योंकि कोई दूसरा चारा भी नहीं है जापान साउथ कोरिया जैसे देशों के पास फिलहाल तो, क्योंकि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी नहीं है अभी फिलहाल कि वो अपने आप से चाइना से लड़ सकें। क्योंकि बरसों तक तो देखो यूएसए और इन देशों की आपस में सिक्योरिटी ट्रीटीज रही हैं जिसके तहत यूएसए को इन देशों की सुरक्षा करनी है। इवन साउथ कोरिया अब क्वेड, जो कि 4 देशों का एक ग्रुप है, यूएस अमेरिका तो एक ही है, यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान, इस क्वेड के साथ भी साउथ कोरिया कोऑपरेशन चाहता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अगला आर्टिकल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन होता है ना, लोकल बॉडी से लेके असेंबली से लेके पार्लियामेंट का इलेक्शन के नतीजों के बाद एक डिस्टर्बिंग स्टोरी सामने आती है कि इतने जो चुने हुए नुमाइंदे हैं ना, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इस बार भी उसी प्रकार की खबरें सामने आई। यूपी में जो इलेक्टेड एमएलएज हैं ना, 5 राज्यों में इलेक्शंस के नतीजे आने के बाद ये स्टडी सामने आई कि यूपी में जो चुने हुए एमएलएज हैं उनमें 51% एमएलएज के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और 39% के खिलाफ तो जो केसेस चल रहे हैं वो हीनियस क्राइम्स के हैं, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमन। ये डेटा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का। पंजाब में भी हालात ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। आधे जो एमएलएज हैं ना, जो अभी चुने गए हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, और 20% एमएलएज ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस केसेस हैं वायलेशन ऑफ लॉज के। बट देखो, इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग पता क्या है? अक्सर ऐसा देखा जाता है, इस बार तो जैसे एडीआर ने ये स्टडी सामने की है, रेगुलरली कई सारे एनजीओज और एक्टिविस्ट इस प्रकार का डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में रखते रहते हैं, लेकिन क्या कोई असर होता है? क्या इस स्टडी के सामने आने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज कम उन लोगों को टिकट देती हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? तो इसका आंसर है नो। पॉलिटिकल पार्टीज को कोई नहीं फर्क पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी फैक्टर देखते हैं कि कौन सा पर्सन जीत सकता है। नहीं देखते वो कि किस कैंडिडेट के अगेंस्ट कितने केस चल रहे हैं। देखो, होने को तो ये भी हो सकता है कि ये जो चुने हुए एमएलएज हैं ना, इनके खिलाफ केस जो चल रहे हैं वो फर्जी हैं। पहले रूलिंग पार्टी ने जानबूझ के, इनके विरोधियों ने जानबूझ के इनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पता तभी लगेगा ना जब इनका निपटारा जल्द से जल्द हो। अगर निपटारा ही नहीं होगा तो फिर तो केस पेंडिंग रहेंगे। इस मामले में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया था, सीटिंग या फिर फॉर्मल लॉ मेकर्स के अगेंस्ट जो केसेस चल रहे हैं ना, उनकी सुनवाई डेली बेसिस पे होनी चाहिए, और सारे के सारे जो केसेस हैं वो डिस्पोज हो जाएं एक साल के अंदर अंदर। लेकिन चार्जेस के फ्रेम होने के बाद, मतलब अगर किसी फॉर्मर लॉ मेकर या फिर सिटिंग लॉ मेकर के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हो गए हैं ना ट्रायल कोर्ट में, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर केस को पूरी तरह से डिस्पोज कर दिया जाए और ट्रायल जो है वो डेली बेसिस पर चले। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को माना गया? अगर देखो माना गया होता तो आज हम ये आर्टिकल डिस्कस ही ना कर रहे होते ना। तो सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी गाइडलाइंस के बावजूद अभी भी इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं लॉ मेकर्स के अगेंस्ट, जिनको डिस्पोज नहीं किया जा रहा है। जब तक देखो कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे इस दिशा में, तब तक ऐसे एमएलएज या फिर एमपीज चुन के आते रहेंगे जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। देखो, कॉमन मैन ज़्यादा डिजर्व करता है। कॉमन मैन को पता होना चाहिए जो कैंडिडेट हम चुनने जा रहे हैं उनके अगेंस्ट कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि कैंडिडेट्स जो एफिडेविट फाइल करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन तो वो देते हैं ना, लेकिन देखो वो सारी इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से पहुंच नहीं पाती जनता के पास। आप बताइए, कौन आम जनता जो है क्या वो एफिडेविट चेक करती है? नहीं। हमारे जैसे लोग तो देखो ऑनलाइन भी चेक कर लें,
लेकिन आम जनता ये काम नहीं करती है ना। देखो एक आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था 12 अगस्त 2021 को। ये देखो क्राइम एंड पॉलिटिक्स, इसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या फर्दर उठाए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा था, इसको आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पॉइंट्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित और अगर दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद लास्ट जो आर्टिकल है वो देखो ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपको पता है 2015 में P5+1 एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इनके बीच में न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए गए थे, बदले में ईरान ने यूरेनियम को एक लेवल के बाद इनरीच करना छोड़ दिया था। देखो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है ना, तो 90% इनरीच यूरेनियम की आवश्यकता होती है, लेकिन पीसफुल तरीके से अगर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करनी है तो 3.5 से लेके 4.5% के बीच में भी अगर यूरेनियम इनरीच्ड होगा ना, काम चल जाएगा। तो मतलब आप ज़्यादा यूरेनियम को इनरीच कर रहे हो, ज़्यादा यूरेनियम को प्योर बना रहे हो, तो इसका मतलब आप न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो ईरान न्यूक्लियर डील ने ना रोक लगा दी थी ईरान के ऊपर कि आप इस लेवल से ज़्यादा यूरेनियम को इनरीच नहीं करोगे। लेकिन 2018 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो यूएसए उस न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया। ईरान ने भी धीरे धीरे ज़्यादा यूरेनियम को इनरीच करना स्टार्ट कर दिया। अब एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ईरान कुछ ही महीनों दूर है कि वो इतना यूरेनियम इनरीच कर लेगा जिससे वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर प्रेशर है फिर से ईरान के साथ कैसी ना कैसी डील साइन की जाए उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए। तो इसके लिए वियना में बातचीत चल रही है, लेकिन दिक्कत ये है P5+1 में एक देश तो रशिया है। रशिया अब गारंटी चाहता है वेस्ट से कि ईरान न्यूक्लियर डील साइन भी हो गई दोबारा से, तो इसकी वजह से और जो सैंक्शंस लगाए हैं वेस्ट ने रशिया के ऊपर, उन सैंक्शंस की वजह से रशिया और ईरान के रिश्तों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले जो वो व्यापार कर रहे थे वैसा व्यापार करते रहेंगे, ऐसा रशिया ने रिटर्न गारंटी मांगी है। लेकिन पता नहीं अब वेस्ट रशिया को ऐसी गारंटी देगा या नहीं देगा। अगर रशिया नहीं देता है तो क्या रशिया के बिना ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की जा सकती है, ये क्वेश्चन उठता है। देखो रशिया का एक बड़ा रोल है ईरान न्यूक्लियर डील में, क्योंकि ईरान के पास जो एक्सेस इनरिच्ड यूरेनियम है ना, उसका कंट्रोल रशिया को अपने हाथ में लेना था, ऐसा ईरान न्यूक्लियर डील में डिसाइड हुआ था। और रशिया को ईरान की मदद भी करनी थी कि ईरान का जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है ना, उसे रिसर्च फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अगर रशिया इस ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल नहीं होगा तो फिर कौन रशिया के काम करेगा? जो काम रशिया को करना था वो काम कौन दूसरा देश करेगा? ये बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है, रशिया ईरान का एक इंपॉर्टेंट मित्र देश है। रशिया के बिना क्या ईरान ये न्यूक्लियर डील करना चाहेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। अब देखो यूएसए को इसलिए भी ईरान की आवश्यकता है क्योंकि जैसा हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया कि वो रशिया से एनर्जी इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।